साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज का ये वीडियो खास तौर पर नेशनल जनमत के दर्शकों, सब्सक्राइबर्स और तमाम सारे देश और दुनिया में बैठे हुए शुभचिंतकों से बातचीत करने के लिए और नेशनल जनमत के बारे में कुछ चीज़ क्लियर करने के लिए सामने लेकर के आया हूं, ताकि भविष्य में आप किसी गलत फहमी के शिकार ना हो। पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि नेशनल जनमत किसी का मतलब किसी भी पार्टी का गुलाम, चापलूस, भक्त या एजेंट नहीं है। ये बातें मैं इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि बहुजन पॉलिटिक्स किस तरीके से चरणों में पड़ी हुई करा रही है मनुवादियों के, ये स्थिति आपके सामने स्पष्ट है। अचानक से उत्तर प्रदेश में राजनीति ने ये करवट ली कि जिनको आप पिछड़े और दलित वर्ग का रहनुमा मान करके बैठे थे, उनकी राजनीति अचानक से परशुराम पर आकर के टिक गई। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के मन में भारी पीड़ा है कि ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के राज्य में, उत्तर प्रदेश और केंद्र में भी बैठी हुई है फुल फ्लैश सत्ता में। उनका डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह से लेकर के मुख्य सचिव और तमाम सारे पदों पर जब ब्राह्मण समाज के लोग प्रमुख रूप से बैठे हुए हैं, ऐसे में ब्राह्मण समाज की चिंता अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को है, तो उन समाजों की क्या होगी जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है, प्रतिनिधित्व छीना जा रहा है, हिस्सेदारी छीनी जा रही है, निजीकरण करके उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का बुरा हाल है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने की बजाय दोनों पार्टियों को एक ही चिंता है, उस तबके की चिंता जो वर्तमान में तो मलाई काट ही रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी व्यवस्था कर रखी है कि मान लीजिए आगे सत्ता परिवर्तन होता है तो विभिन्न पार्टियों में पहले ही उन्होंने अपना पद और कद तय करके रख लिया है। पिछड़े और दलितों के रहनुमा होने का दंभ भरने वाले लोग मानसिक रूप से इतने दिवालिये हो जाएंगे, इस साजिश को समझ भी नहीं पाएंगे। मैं बेहद हैरत में हूं। उनको जहां वोट करना है, वोट उनका वहीं जाएगा। ये करके वो करेंगे क्या कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दरअसल मुख्यमंत्री ठाकुर समाज से आते हैं। ये करके इतना प्रेशर बना लेंगे वो अपनी पार्टी के अंदर ही। एकमात्र उनका मकसद यही है कि सत्ता की मेन बागडोर यानी कि मुख्यमंत्री उनके जाति से बन जाए, और ये करवाने में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पूरा साथ दे रही है इन लोगों का। सोचिए कि उन लोगों के लिए जो हर पार्टी में ताकतवर हैसियत में रहते हैं, उनकी चिंता उन लोगों को भी है जिनको चिंता अन्य पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के अधिकारों की होनी चाहिए। तो इस समय जो अपने ऊपर सपाई और अखिलेशवादी होने का तमगा लेकर के घूम रहे हैं, तमाम सारे मुकदमे झेल रहे हैं, उन लोगों का इन सरकारों में आने के बाद क्या स्थिति होगी, ये इन लोगों ने सामने प्रकट कर दी है। तमाम सारे सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में दूंगा। तमाम सारे लोगों ने नेशनल जनमत पर यह कहते हुए सवाल उठाए, हम तो आपको अपना समझते थे। इसका मतलब कि अगर अखिलेश यादव पर, मायावती पर, या मैं खुद अपनी जिस जाति से आता हूं उसके नेताओं पर सवाल उठाऊंगा तो मैं अपना आदमी नहीं हूं। तो माफ करिएगा, मैं नेशनल जनमत चला करके कोई धंधा बिजनेस नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे सब्सक्राइबर तभी बने रहेंगे जब मैं किसी भी नेता की, किसी भी पार्टी की, किसी का भी मतलब किसी की चरण वंदना करूंगा और उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलूंगा, तो कृपया करके मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ाने हैं। मैं फिर से आपसे अपील करता हूं कि मेरे लिए हमारे और अपने कहने की परिभाषा ये है कि जो हमारे मुद्दों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए, हमारे हक और हुकूक के लिए लड़े। कल जब मैंने एक पोस्ट डाली परशुराम को लेकर के, तो एक यादव समाज से आने वाले मुंबई के मेरे एक सब्सक्राइबर ने टिप्पणी की मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर, अर्णव गोस्वामी जब भारतीय जनता पार्टी की बुराई नहीं करता तो आपको भी अपने नेताओं की बुराई नहीं करना चाहिए। महोदय, स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, मेरे लिए अपने की परिभाषा ही कुछ और है। दूसरी बात, मैं अर्णव गोस्वामी की तरह किसी भी पार्टी का दलाल या चाटुकार नहीं हूं। मैं स्पष्ट कर देता हूं, मेरे लिए तमाम सारे बौद्धिक वर्ग से आने वाले यादव, कुर्मी, मौर्य, प्रजापति, नाई, विश्वकर्मा, तेली, दलित वर्ग के तमाम सारे लोग, पिछड़े वर्ग के तमाम सारे लोग, अल्पसंख्यक लोग, यहाँ तक कि तमाम सारे तर्कवादी
सवर्ण भी मेरे लिए अपने हैं, जो इन दलित और पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे राहुल सांकृत्यायन, जिनको महापंडित कहा जाता है, ब्राह्मण में जन्म जरूर लिया था लेकिन वो मेरे अपने हैं। उसी तरीके से कृष्णन, जो बीपी सिंह की सरकार में सेक्रेटरी हुआ करते थे समाज कल्याण डिपार्टमेंट में, और उन्हीं के महत्वपूर्ण प्रयासों के बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो पाई थी। ऐसे लोग ब्राह्मण समाज में जन्म लेने के बाद भी मेरे अपने हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे लोग, जिन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, भले ही वो पिछड़े वर्ग में जन्म नहीं लिया, लेकिन ऐसे तमाम सारे लोग मेरे अपने हैं। इसलिए स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि नेशनल जनमत से अगर आप गुलामी की, चापलूसी की, चरण वंदना की उम्मीद करते हैं तो आप स्वतः तौर पर नेशनल जनमत को छोड़ करके जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं फिर से कह देता हूं कि मेरे लिए नेशनल जनमत कोई धंधा या बिजनेस नहीं है। मैं सवाल करना चाहता हूं तमाम सारे अंध भक्तों से, जब आप ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा विधायक अगर कोई टिप्पणी कर दे, आप कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को परिलक्षित करता है। समाजवादी पार्टी की प्रबुद्ध सभा के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सब लोग जानते हैं कि उनकी सपा में क्या हैसियत हुआ करती थी। मनोज पांडे ये बात कह रहे हैं। अभिषेक मिश्रा, जिनको लखते जिगर कहा जाता है, करीबी मित्र बताया जाता है अखिलेश यादव का, उनको अभी प्रवक्ता बनाने की भी बात चल रही थी। अभिषेक मिश्रा भी किस हैसियत के नेता हैं सपा में, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अभिषेक मिश्रा खुद ये बात कह रहे हैं। माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठे थे। ये तीन लोग ये बात कह रहे हैं, तब भी आप सवाल कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। तो ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? अखिलेश जी तो तमाम सारे मामलों में अभी भी सामने नहीं बोले हैं। कम से कम ऑफिशियल स्टेटमेंट की अगर परवाह है तो उनसे पूछिए, जातिवार जनगणना के मामले में क्या सोच रखती है, क्रीमी लेयर के मामले में क्या सोच रखते हैं अखिलेश यादव, निजी क्षेत्र और आउटसोर्सिंग में आरक्षण के मामले में क्या सोच रखते हैं, लेटरल एंट्री के बारे में क्या सोच रखते हैं, यूपीएससी में पिछड़े और दलित वर्ग के साथ जो सीटों का घालमेल चल रहा है, इंटरव्यू में कम अंक दे करके जो पिछड़ों को, दलित वर्ग को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसमें अखिलेश यादव क्या विचार रखते हैं? कभी इन बारे में भी उनसे पूछ लिया कीजिए। दोहरा मापदंड और दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक के कहने पर सवाल उठा सकता हूं तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के इन तीन बड़े नेताओं की घोषणा के बाद निश्चित तौर पर मैं सवाल तब तक उठाऊंगा जब तक कि अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के द्वारा कोई ऑफिशियल प्रवक्ता सामने आकर के ये नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये भी समझ लीजिए कि विरोध जो बताने की कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मण का है, बिल्कुल नहीं है। अगर लोगों का विरोध ब्राह्मण से होता, अगर लोगों का विरोध सवर्ण से होता तो उनको राम मनोहर लोहिया से भी विरोध होता और जनार्दन मिश्रा की मूर्ति लगवाने से भी विरोध होता। समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा जनेश्वर मिश्र पार्क बना दिया, उसमें आदमकद जनेश्वर मिश्र की मूर्ति लगवा दी, तब तो लोगों ने इस तरीके से विरोध नहीं किया था। ये विरोध ब्राह्मण का नहीं है, बल्कि आपके मानसिक दिवालियेपन का है। आप जिस व्यक्ति की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर सबसे पहला तो नृशंस हत्या का आरोप है। ऐसे समाज की हत्या का आरोप है जिसको अखिलेश जी अपना वोटर मानते हैं। आप उस क्षत्रिय समाज के लोगों को इनकी मूर्ति लगाने के बाद क्या जवाब देंगे? क्योंकि इनके बारे में बताया जाता है 21 बार छत्री विहीन कर दिया था इस पृथ्वी को, अपनी मां का गला काट दिया था। इसके अलावा राम ने जब शिव का धनुष तोड़ दिया, ये काल्पनिक बातें हैं, मैं सीधे तौर पर इनमें किसी भी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन उन काल्पनिक बातों के आधार पर ही अगर एक काल्पनिक चरित्र गढ़ा गया तो उस चरित्र के साथ में उन्होंने फरसा लगाया, धनुष बाण लगाया, यानी कि हमेशा तस्वीर दिखाई जाती है, हथियारबंद तस्वीर दिखाई जाती है। उनके साथ जो भी चीज़ें जोड़ी जाती हैं वो सारी घटनाएं हिंसा से, हिंसक प्रवृत्ति से या उनके गुस्सैल स्वरूप को दिखाने वाली जोड़ी जाती हैं। ऐसे में विरोध इस बात का है कि अगर आपको ब्राह्मण समाज में ही किसी को छांटना था तो आखिर परशुराम ही क्यों? आपको मूर्ति लगानी थी तो राहुल सांकृत्यायन की मूर्ति लगा सकते थे, पीएस कृष्णन साहब की मूर्ति लगा सकते थे, तमाम सारे अन्य सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी भी मूर्ति लगाई जा सकती थी, लेकिन नहीं। समाजवादी पार्टी जब घोषणा करेगी तो परशुराम की घोषणा करेगी, क्योंकि परशुराम की मूर्ति, उनका जेस्चर पोस्चर
अपने आप में समाज में कटुता के बीज बोता है। यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नेशनल जनमत किसी भी तरह की मूर्ति का हिमायती नहीं है, लेकिन जब मूर्ति की पॉलिटिक्स में उलझे ही हुए हो तो कम से कम घोषणा कर देते बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने की, महामना रामस्वरूप वर्मा की मूर्ति लगाने की, पेरियार ललई, जगदेव बाबू कुशवाहा, रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, यहां तक कि फूलन देवी जो आपकी ही पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी से सांसद हुआ करती थी, उनकी पिच पर जाकर बैटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूं, ये मूर्तियों का खेल, धर्म अधर्म, पुराणों से लिए हुए काल्पनिक चरित्र, इस पर भारतीय जनता पार्टी को आप पराजित नहीं कर सकते। मूर्ति की घोषणा करनी थी, फिर से कह रहा हूं, मैं मूर्तियों का विरोधी हूं। मैं इस बात का हिमायती हूं कि अस्पतालों के नाम, इसके अलावा शिक्षण संस्थानों के नाम, तमाम सारी जो विकास उन्मुखी आप योजनाएं चलाते हैं उनके नाम महापुरुषों के नाम पर रखे जाने चाहिए थे। ऐतिहासिक गलती समाजवादी पार्टी पहले ही कर चुकी है। मायावती जी ने KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम रखा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, नाम बदल दिया गया। फिर मायावती की सरकार आई, उन्होंने फिर नाम बदल के साहू जी महाराज के नाम पर कर दिया, मूर्ति लगवा दी। इसके बाद अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बनते हैं और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उसका दोबारा नाम कर देते हैं। सोच लीजिए, आपके अंदर वैचारिक दरिद्रता इतनी थी, उसके बाद आप कहते हैं कि मौर्य बागी हो गए हैं, कुर्मी बागी हो गए हैं, ये धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। जरा अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए कि मौर्य समाज के लोग आपको वोट क्यों दें। जब आप लोग ये कहते हैं कि केशव मौर्य मुखौटा हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य मुखौटा हैं, मैं खुद मानता हूं कि मुखौटा हैं, लेकिन मुखौटा तो हैं, आपके पास तो मुखौटा बनाने को भी लोग नहीं हैं। जब आप ये कहते हैं कि कुर्मी समाज के लोग बागी हो गए हैं, तो आप अभी उदाहरण बताएंगे कि हमने सरदार पटेल की जयंती मनाई थी, लेकिन आपसे बड़ी ड्रामेबाजी सरदार पटेल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कर रही है। इसलिए आपको कुछ ऐसे महापुरुष ढूंढ करके निकाल करके लाने चाहिए, उनकी जयंतियां मनानी चाहिए थी, उनके विचार फैलाने चाहिए थे, जिनके नाम पर ये वोट बैंक मोबिलाइज हो सके। अगर आप प्रतीकों की राजनीति में ही फंसे हुए हैं, इसलिए मैं प्रतीकों की बात कर रहा हूं। हालांकि मैं प्रतीकों की राजनीति से हट करके वास्तविक में लोगों के काम, लोगों के मुद्दों की राजनीति, सड़क पर संघर्ष करने की राजनीति का हिमायती हूं। लेकिन अगर ड्रामेबाजी ही कर रहे हो तो ये ड्रामेबाजी पिछड़े और दलित वर्ग के प्रति ही कर लेते। कम से कम लोगों से हाथ जोड़ करके इस बात के लिए खेद व्यक्त कर लेते कि समाजवादी पार्टी ने जो उस समय प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ा था दलित वर्ग का, वो उससे ऐतिहासिक भूल हुई थी। ये भी गलती मान लेते कि उस समय जो आपकी तरफ से कहा गया था ये साहू वाहू कौन है, वो ऐतिहासिक गलती हुई थी, इसकी भी गलती मान लेते। उत्तर प्रदेश में कुर्मी, मौर्य, यादव समेत तमाम सारे पिछड़े और दलित वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, उनके लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, उनके लिए भी चिंता जता लेते, उनके महापुरुषों के नाम पर स्कूल खोलने की बात कर लेते, मूर्तियां लगाने की बात कर लेते। समाजवादी पार्टी के पास वैचारिक दरिद्रता का आलम क्या है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इतना अच्छा शानदार लोक भवन बन के तैयार हो गया, आपके पास एक भी महापुरुष नहीं था जिसके नाम पर आप उसका नाम रख सकते। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा वहां लगा दी गई, स्टेडियम बनवाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, लेकिन स्टेडियम का नाम क्या रखा गया? इकाना स्टेडियम। एक महापुरुष नहीं है आपके पास जिसके नाम से स्टेडियम का नाम रख देते, इसलिए स्टेडियम का नाम बदल दिया सरकार ने और अपने हिसाब से रख लिया गया। ऐसे ही तमाम सारे अच्छे काम करवाए, आपने DGP ऑफिस बनवाया। हालांकि आपके वोटरों से इन सब चीजों का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था। अगर आप अपना वोटर किसान को, पिछड़े वर्ग को मानते थे तो आप उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था के अलावा नहरों में पानी, उनके खेतों की देखभाल, इन सारी चीजों को प्रमुखता से सामने रखते तो आपके वोटरों को यह बात भी समझ में आ जाती। आपके पास कितने वोटर ऐसे हैं जो रोज DGP ऑफिस जाते हैं, लोक भवन जाते हैं, या नदी किनारे जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था उसको देखने जाते हैं? पता नहीं कौन इन लोगों का सलाह देने वाला है जो लगातार इनको अपने असली वोटरों से दूर और दूर करते चला जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के अंतिम सालों में बेहतर काम नहीं किए, तमाम सारे बेहतर काम किए और मैं कई लोगों को ये बातें बताता भी हूं, लेकिन प्रायोरिटी क्या है आपके वोटरों की, अभी तक अखिलेश जी नहीं समझ पाए। किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं,
पिछड़े दलित वर्ग की हिस्सेदारी की बात करने के बजाय, नौकरियों की बात करने की बजाय, लेटरल एंट्री, निजी क्षेत्र में आरक्षण, तमाम सारे बिंदुओं पर बात करने की बजाय एक्सप्रेसवे पर पहुंच जाते हैं, लोक भवन पर पहुंचते हैं, सिग्नेचर बिल्डिंग पर पहुंचते हैं, स्टेडियम पर पहुंचते हैं। सवाल फिर से वहीं खड़ा है, आपके वोटरों को इन सारी चीज़ों से लेना देना क्या है? अखिलेश यादव और मायावती को यह समझ लेना चाहिए कि जिसको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया, इन सारे लोगों की स्थिति आज क्या है आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। 5 अगस्त को राम मंदिर के शिलान्यास की यानी कि आधारशिला रखी जाती है। इन सारे लोगों का कोई नाम लेवा तक नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था कि इन लोगों ने क्या योगदान दिया था। जब ये लोग जो हिंदू हृदय सम्राट का तमगा लिए घूमते थे, इनकी जाति जब प्रमुखता से निकल करके सामने आई, आप कौन सी गलतफहमी में हैं? ये लोग आपको धर्म के नाम पर, परशुराम के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर वोट दे देंगे, ऐसा सोचना आपकी मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। एकमात्र मकसद ये है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी के राज्य में मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज का बनाना है और आप दोनों लोगों की वैचारिक दरिद्रता से ये लोग ये काम करवा ले जाएंगे। और किसी भी तरीके से, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मान लीजिए सत्ता में परिवर्तन होता भी है, वहाँ भी अपनी चला ले जाएंगे, क्योंकि ये कहीं से भी ये साबित कर देंगे। देखिए, मीडिया में सवर्ण लोग बैठे हुए हैं, इसके अलावा इनके लोग भोंपी भी होते हैं, कहीं पर भी खड़े होंगे अपना माहौल बनाने में, ट्रेन से लेकर, बस से लेकर किसी चौराहे पर अपना माहौल बनाने में सक्षम होते हैं। ये आपको समझाने में सक्षम हो जाएंगे कि ये सरकार हमारे द्वारा बनाई गई है। यही वजह है कि वर्तमान सरकार इन्हीं की सरकार है, लेकिन अगर सरकार बदलती है उसमें भी अभिषेक मिश्रा, मनोज पांडे, माता प्रसाद पांडे से लेकर के तमाम सारे लोगों का वर्चस्व रहेगा। और पार्टी अगर बसपा आ जाती है किसी तरीके से, तो वहाँ कहना ही क्या, सतीश चंद्र मिश्रा, अंटू मिश्रा, रामवीर उपाध्याय से लेकर के तमाम इन्हीं का खानदान की स्थिति में रहता है, ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और आपको बता देता हूँ। आप लोग कहते हैं कि हमारे वोट बैंक को पाने के लिए वो लोग भी तो ड्रामेबाजी करते हैं, बाबा साहब को पूछते हैं, ज्योतिबा फूले को पूजते हैं, सावित्रीबाई फूले को पूजते हैं। अंतर समझिए, वो जिन भी महापुरुषों को पूजते हैं उन लोगों ने समाज के लिए काम किया है। मैंने जिस भी महापुरुष की मूर्ति लगाने की यहाँ पर बात कही, उनके नाम पर स्कूल अस्पताल खोलने की बात कही, ये तमाम सारे लोग शिक्षा से जुड़े थे, समाज सेवा से जुड़े थे, ये लोग सर्व समाज के लिए काम करते थे। सावित्रीबाई फूले इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका थीं। कम से कम कोई तो पार्टी निकल करके आए और वो कहे कि मैं देश में सावित्रीबाई फूले की सबसे ऊंची मूर्ति लगाऊंगा। लेकिन ये नेता तो वैचारिक दरिद्र हैं, इनके गुलाम उनसे बड़े वैचारिक दरिद्र हैं, जिसकी वजह से ये बहुजन राजनीति ट्रैक पर आने की बजाय ट्रैक से भटकती जा रही है। नीरज पटेल की मुर्दाबाद कर लो, नीरज पटेल को आरएसएस का एजेंट बता दो, कुछ भी बता दो, फिर भी जब तक ये लोग मुद्दे पर नहीं आएंगे, मैं इनका इसी तरीके से विरोध करता रहूंगा। मैं जो सवाल का जवाब आपको देना चाह रहा था, जब आप कहते हो कि जब इनका नेता पार्टी बदलता है तब तो उनके लोग उनका विरोध नहीं करते हैं, फर्क समझ लीजिए। जब ब्रजेश पाठक बहुजन समाज पार्टी में रहते हैं, वहाँ भी बड़ी हैसियत में रहते हैं, यानी कि काम करवाने और तमाम सारे निर्णयों को हस्तक्षेप करने में सफल होते हैं, जो उनके तमाम सारे सोशल मीडिया कंटेंट को देखता है। लेकिन अखिलेश यादव के पास, मायावती जी के पास सिंगल कोई एक व्यक्ति संजय यादव जैसा नहीं है। लालू यादव जी की छाप निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव पर दिखती है, भले ही वो पिछले चुनाव में सफल ना हो पाए हों, लेकिन तेजस्वी यादव के एक ब्राह्मण सांसद राज्यसभा में झा साहब, प्रोफेसर मनोज झा, हमेशा पिछड़े दलित वर्ग के हित में बात करते हैं। ये फर्क होता है तेजस्वी यादव के ब्राह्मण सांसद का, और ये फर्क है अखिलेश यादव या मायावती के ब्राह्मण नेताओं का। वहाँ वो अपनी बात मनवा लेते हैं, वहाँ तेजस्वी यादव ब्राह्मण सांसद से अपने मन की बात करवा लेते हैं। नेशनल जनमत सिर्फ ये कहना चाहता है कि आपके नेता कितना भी झुक जाएं, घुटने की बजाय चरणों में लौट जाएं, लेकिन नेशनल जनमत का एजेंडा स्पष्ट है। मेरे लिए संपूर्ण पिछड़े और दलित वर्ग के लोग मेरे भाई हैं, लेकिन मेरे लिए ना अखिलेश यादव महत्व रखते हैं, ना स्वामी प्रसाद मौर्य, ना केशव प्रसाद मौर्य, ना अनुप्रिया पटेल, ना स्वतंत्र देव सिंह से समेत तमाम सारे नेताओं के आप नाम गिना लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बहुजन यूनिटी का हिमायती हूं,
मैं सत्ता परिवर्तन का भी हिमायती हूं, लेकिन विचारों के साथ, इन गुलाम विचारों के साथ निश्चित तौर पर मैं इनका विरोध करता रहूंगा। आप मुझे पसंद करें ना करें, मेरा सहयोग करें ना करें, मैं जिस स्थिति में हूं, जिस हाल में हूं, खुश रह लूंगा। अपने अपने नजरिए की बात है। जातिवाद के नजरिए से देखोगे तो इस वीडियो में विरोध ही विरोध नजर आएगा, लेकिन अगर सामाजिक न्याय के नजरिए से देखोगे तो इस वीडियो में चिंता, पीड़ा, दुख, दर्द, तकलीफ नजर आएगी कि आखिर इस देश का जो बहुसंख्यक तबका, जो अपने आप को वंचित वर्ग कहता है, उसको राजनीति में आगे रखते हुए कब वो पार्टियां बात करना शुरू करेंगी जो अपने आप को पिछड़े और दलित वर्ग की पार्टियां कहती हैं। इसलिए क्योंकि इस एजेंडा सेटिंग के तहत साजिशन ये लोग तमाम सारी पार्टियों में प्रमुख पद, प्रमुख भूमिका पहले से ही तय कर लेते हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है